हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स का 18th लेक्चर पढ़ने वाले हैं, मतलब कि 18वां लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने अपने इस कोर्स में 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिए है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था डाइपोल्स पर मैंने टोटल 3 लेक्चर आपको पढ़ाए। उसमें हम लोगों ने डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये लेक्चर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये लेक्चर पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी आएगी। इसका रीज़न बेसिकली ये है क्योंकि ये लेक्चर जो है आपका रियल लाइफ से आपको थोड़ा सा कनेक्टेड मिलेगा, है ना। आपके रियल लाइफ में जो आसपास के सराउंडिंग की चीज़ें हैं, ये लेक्चर आपको उन चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन करेगा। दूसरी चीज़ कि इस लेक्चर में आपको मैकेनिज्म पढ़ने को मिलेगी कि अगर किसी हम लोग कंडक्टर को, किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के साथ क्या होता है, कैसे उसके चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस मूव करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ये एक मेटल का कंडक्टर रख दिया ना, मेटल का बॉल या फिर कोई भी शेप का हो सकता है। मेटल की हमने एक ये ऐसे दीवार खड़ी कर दी, प्लेट, है ना, कुछ भी रख दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी, ये अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि अगर हम लोग ये कंडक्टिंग मटेरियल रख दें, एक ये 3D स्फीयर है ना मेटल का, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या नहीं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, जीरो होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इसके अंदर का क्या। ठीक, ये चीज़। और एक क्वेश्चन और समझिए, अगर इस फुटबॉल को हटाकर हम लोग एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें बीच में, लकड़ी का टुकड़ा या रबर का टुकड़ा, रबर की दीवार खड़ी कर दें ना, या लकड़ी की दीवार खड़ी कर दें, तब इसके अंदर चार्जेस का क्या होगा। इसके अंदर अगर चार्जेस जो भी हैं या फिर मैटर इसके अंदर जो भी है वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर कैसा बिहेवियर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगी या नहीं निकलेगी, है ना। ये इंसुलेटिंग है, पिछला जो हमने केस लिया था वो कंडक्टिंग था। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक एक मैकेनिज्म, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे चार्जेस मूव कर रहे हैं, और क्यों फाइनली ये जो हमारा कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आप लोगों ने सुन ही रखा होगा नाम पहले से। हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पर कैसे बिहेव करती है। ठीक है, हाँ। तो और इस लेक्चर में, इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स पर ज़्यादा, इस लेक्चर में हमारी ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होने वाली है ना। हम लोग मैकेनिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें समझेंगे। और फाइनली मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम लोग उसको बाद में, पहले आप लोगों को समझना है ठीक से सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम लोग उनको अप्लाई करेंगे। 3 मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि IIT JEE और मेंस में नीट UG वगैरह पहले ही पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल्स ऐसे ना। मैं आपको उन तीनों न्यूमेरिकल्स में उन अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करा के चीज़ें क्लियर कर दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आए कि कैसे हम लोग अपने उन कॉन्सेप्ट्स को फाइनली अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है क्योंकि इसकी हेडिंग में ही पहले आ रहा है कंडक्टर्स। सबसे पहले जानना है कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी मटेरियल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा जो है वो होता है इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर। दूसरा होता है हमारा कंडक्टर। ठीक, इंसुलेटर का क्या मतलब होता है, इंसुलेटर को हम लोग नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं ना। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जिसमें फ्री चार्ज ना हो, है ना। जैसे आपका रबर हो गया, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं, इनके एटम्स जो होते हैं प्लस, बाकी बाहर माइनस माइनस होते हैं ना, ये एटम्स हैं। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के जो एटम्स होते हैं उनमें प्लस चार्ज का इन्फ्लुएंस बाहर के नेगेटिव चार्जेस पर ज़्यादा होता है, तो ये बाहर निकल ही नहीं पाते, है ना। और कंडक्टर्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। कंडक्टर्स में बहुत लूजली बाउंड होते हैं, ये बाहर का, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है न्यूक्लियस से, है ना। तो ये क्या होता है, आप आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इस एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एटम हो जाता है पॉजिटिव और ये चार्ज निकल जाता है बाहर, है ना। तो किसी भी मेटल में
मेटल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स। और तभी तो हमारे मेटल्स में जो वायर वगैरह, लाइट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लगभग इन्फानाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री चार्जेस मूव फ्री रहते हैं हमारे पास, वही करंट का फ्लो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें जो है बहुत सारे फ्री चार्जेस हों वो क्या होंगे, कंडक्टर्स, जिनमें इंसुलेटर्स में हमारे फ्री चार्जेस नहीं होते। एक चीज़ और आप लोगों ने सुन रखी होगी, सेमीकंडक्टर्स, है ना, वो पूरी एक अलग ब्रांच पढ़ाई जाती है फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर्स मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, जो ना तो बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग हो और ना तो एकदम इंसुलेटर हो, जो करंट को फ्लो तो करें, करंट का फ्लो तो हो उनमें पर बहुत कम हो, बहुत कम चार्जेस हमारे जो है फ्री हो, तो ऐसे हो जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग एक स्टार करके पॉइंट लिखिए, इस जो पूरे लेक्चर का थीम है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है। पहले स्टार करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि इन कंडक्टर, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसकी हर एक छोटी छोटी मैकेनिज्म के ऐसा क्यों होता है असलियत में ना। पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, इसको और थोड़ा सा क्लियर लिखिए, इन मत लिखिए, इनसाइड लिख लीजिए, है ना, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी अगर कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। अब क्योंकि हम IIT JEE स्टूडेंट हैं, हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, तो क्या हमें इन सब चीज़ों को हवा में थोड़ी ना पढ़ना है, हमें इन हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, ठीक। तो हम देखिए, मैं आपको इस चीज़ को 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल समझिए। ये हमने ले लिया एक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। स्फीयर पूरा एक सॉलिड स्फीयर है, मेटल का, किसी मेटल का बना है, ठीक। ये पूरा एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। समझिए आप, हमने बहुत इलेक्ट्रॉन्स लिए, काफ़ी सारे ना, काफ़ी सारे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 3 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स को ला के इसमें कहीं पर हम लोगों ने धंसा दिया, ठीक। इनमें कहीं पर अंदर ला के हम लोगों ने इस स्फीयर में क्या कर दिया, कहीं पर घुसेड़ दिया इस स्फीयर में किसी भी तरीके से। आपको इस पर फोकस मत करिए कैसे घुसेड़ा, मान लीजिए कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया किसी तरीके से। अब समझिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, आप क्या जानते हैं कि सेम चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन, ठीक। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक से समझना, तभी आपको ये पूरा लेक्चर आगे जो है मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक से समझ में आएगा कि कैसे हमारी चीज़ें वर्क करती हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर, ये इसको इधर, और ये भी। तो क्या होगा, सारे चार्जेस जो क्या कोशिश करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक। जब तक ये चार्जेस यहाँ पर नहीं आ जाएंगे, यहाँ पर, तब तक ये एक दूसरे को रिपल्शन करते रहेंगे। सब क्या हो जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। अंदर चार्जेस क्या बचा, कुछ टाइम बाद ये सारे चार्जेस निकल के हमारे आ गए बाहर, है ना। सारे चार्जेस निकल कर आ गए हमारे बाहर, मतलब इसके सरफेस पर। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि सरफेस पर आ गए, अब भी तो इनके बीच में रिपल्शन है, अब भी ये दूर भागना चाहेंगे, तो अब सरफेस को छोड़कर बाहर क्यों नहीं जा रहे, है ना। तो बात समझिए, इसको हर एक चीज़ को लॉजिकली समझिए। सरफेस को छोड़कर बाहर क्यों नहीं जा रहे, इसका लॉजिक ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पहली बात, ये दूर दूर जब आ गए, अब इनके पास जो है इस सरफेस को छोड़ने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। अगर इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सरफेस को भी छोड़ देंगे, ठीक। पर ये मैक्सिमम पॉसिबल ऐसे डिस्टेंस अपनी अरेंज करेंगे, क्योंकि ये पूरे स्पेस इनके लिए फ्री है मूव करने को, तो ये अपनी डिस्टेंस को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि इन पर सब पर रिपल्सन जो है कम से कम हो, है ना। तो इसलिए जो लोग, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई, आगे हम लोग केसेस देखेंगे भी, तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि इन पर फोर्सेस बहुत कम हो और ये सरफेस को ना छोड़ें। तो आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि चार्जेस जो अंदर हम लोग कोई भी चार्ज रख दें, अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव ला के रख दें, तब क्या होगा, वो पॉजिटिव रिपल्सन करेंगे और सारे चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पर, ठीक है। ठीक है, तो अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, 0। अब सोचिए, अंदर अगर चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं बचा ना, इसके अंदर सारे चार्जेस सरफेस पर आ गए। अब आपको पता है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट डी ए इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E डॉट डी ए इज इक्वल टू रो नहीं, सॉरी, क्यू,
इन अपान एप्सिलॉन नॉट। मैंने बहुत डिटेल में इसको 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है ना। अब देखिए इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये गॉसियन सरफेस लिया, हमें यहाँ पर निकालनी है, क्यों इन अंदर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह पर क्या हो जाएगी 0। समझ में आई मैकेनिज्म? ये हमारा स्टेटमेंट क्या फॉलो हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। 2 ही केसेस होते हैं बेसिकली, है ना, दोनों केसेस हम लोग समझ लेते हैं ठीक से। तो पहला केस आपको समझ में आया, अगर हम लोग कोई भी चार्ज बाहर से लाके उसमें रख रहे हैं तो सारे चार्जेस बाहर की ओर भाग जाएंगे। दूसरा चलिए केस समझते हैं। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक, ये हमारा मान लिया इसका मैग्नीट्यूड ई है, हमने इसके बीच में क्या कर दिया, हमने इसके बीच में ला करके एक स्फीयर रख दिया। ये हमारा क्या है, एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है। ठीक, अब एक बात समझिए, ये क्योंकि कंडक्टिंग है तो इसके अंदर क्या बहुत सारे चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस? निगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से फ्री हो गए होंगे। हर जगह पर पहली चीज़ एटम होंगे, हर जगह पर एटम होंगे, है ना, हर जगह पर एटम होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे इनसे बाहर। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हर एटम से बाहर निकल गए होंगे, तो मिलियन बिलियन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे बाहर निकल गए होंगे। अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे आ रही है तो क्या होगा, फाइनली हमें अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे 0 होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से हमारी आ रही है, ठीक है, देखिए समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर कैसा फोर्स लगाती है, दूर की ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा, इफ, है ना। और निगेटिव चार्ज पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो समझिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर की ओर मूव करेंगे, ये मूव करेंगे सारे, ये उठ करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उठकर हमारे इस सरफेस पर आ जाएंगे, इस सरफेस पर आ गए हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके। अच्छा, अब समझिए पॉजिटिव चार्ज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज उठकर उस तरफ चले जाएंगे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो है वो क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्रिस्टल्स में बंधे हुए हैं, क्रिस्टल्स के अंदर मेटेलिक फोर्सेस होते हैं ना, तो वो सारे इनको बांध के रखेंगे, पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करेंगे। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज जो जहाँ था वो वहीं पर रहेगा। ठीक, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मिलियन बिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तब समझिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। इधर बहुत सारा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इधर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। ठीक, अच्छा, ये पॉजिटिव चार्जेस आप समझिए, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, अब इधर निगेटिव चार्जेस इधर आके ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए, है ना, और इधर जो है आपके पॉजिटिव सारे चार्जेस हैं, है ना। अच्छा, इधर समझिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी तो होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ना, अब पूरे एक ही ऊपर के सब ऊपर 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 थोड़े ना अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी होंगे, तो जो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। पर यहाँ पर जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या न्यूट्रल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो इधर वाले पॉजिटिव चार्ज वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। कैसा, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, ये भी पॉजिटिव भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पैदा करेंगे। समझिए, निगेटिव ने भी, निगेटिव तो अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, किसकी वजह से, सोचिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, एक पॉजिटिव की वजह से और एक निगेटिव की वजह से। ठीक, और ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो फाइनली ये सिस्टम ऑटोमेटिक, आप समझिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि ऐसा होता है कि जैसे सिस्टम को पता है कि उसे ऐसे कैसे अरेंज होना है, ये फाइनली हमेशा और हमेशा ऐसे अरेंज होता है, इतने चार्जेस उठकर इधर आते हैं निगेटिव और इतने पॉजिटिव इधर अरेंज ऐसे होते हैं कि हमेशा ई एक्सटर्नल बराबर हो जाता है हमारा, ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड जो हमारा बराबर हो जाता है, सिंपली लैंग्वेज में लिखते हैं, ई एक्सटर्नल जो आपका बराबर हो जाता है इन 2 के, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। ठीक, अब समझिए इन दोनों की वजह से इधर की ओर, इसकी वजह से इधर की ओर, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, ऐसा होगा कि ये तीनों फील्ड्स जो हैं, ये दोनों फील्ड्स मिलकर इस फील्ड के बराबर हो जाएंगी। अब 2 फील्ड्स अगर अपोजिट हो पर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगी बीच में।
समझ में आ रही है? इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। अगर किसी चीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या किसी भी मैकेनिज्म से अगर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो सिस्टम कैसा हो गया, पोलराइज्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पोलराइज्ड। और पोलराइजेशन इस एक्सटेंट तक होता है, इतनी मात्रा में होता है कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में क्या हो जाए, उस कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा ये पोलराइजेशन नहीं होगा कि चार्जेस और ज़्यादा इधर निगेटिव कलेक्ट हो जाएं, इधर और कम चार्जेस कलेक्ट हो जाए, क्योंकि इधर ज़्यादा और इधर भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी ना। तो ये ऑटोमेटिक ऐसा ही होता है, एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया। सब चीज़ें पहले से एकदम फिक्स्ड है। मैथमेटिकली भी इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट ने करके देखा और एक्सपेरिमेंटली भी यही होता है कि इतना ही पोलराइजेशन होता है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाए। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा हमारा क्या है, सही है ना। तो दोनों में आपको समझ में आया, पिछले केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था और अब इस केस में हमारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो रहा है। ओके, ठीक है। अब एक बात और समझिए, आप ध्यान से समझिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझिए, कोई हमारा मेटल का फुटबॉल है ना, मेटल का कोई हमारा स्फीयर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर ऐसे आ रही होती, हमने मान लिया कि इस सरफेस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आके गिर रही है। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आके गिर रही है। अब सोचिए ये सेंटर है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ऐसे परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करिए तो एक ऐसा परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री ना। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कौन से, एक तो ये थीटा, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट, ये इसको हम लोगों ने कह दिया ई एन, और एक इसके इस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह दिया हम लोगों ने ई पैरेलल। ठीक, ये ई हम लोगों डबल लाइन्स बनाई, इसका मतलब पैरेलल, सॉरी इसके हम लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर। इस जो हमारा स्फीयर पर परपेंडिकुलर है, एक इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, आप समझिए ये जो परपेंडिकुलर ऐसे आया ये तो ठीक है, बात समझ में आ रही, पर ये वाला जो वो है हमारा कंपोनेंट, ये क्या करेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस आ गए, बहुत से निगेटिव चार्जेस आ गए इधर, है ना। अब ये क्या करेगा, देखिए समझिए, ये निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो निगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले जाना चाहेगा, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सोचिए क्या कभी भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो इधर शिफ्ट हो गए, है ना। अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से इधर मूव करा दे रहा है, इधर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तेजी से इनमें स्पीड आएगी और ये फिर जाके इधर जाके एंट्री मार देंगे। तो क्या सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक, तो आप सोचिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने नेचर कितना ब्यूटीफुल है, हर एक चीज़ कैसे अपने आप को अरेंज करती है। देखिए समझिए, ये अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा सकता, पर आप जब आगे जाएंगे बड़ी क्लासेस में रिसर्च लेवल पे ना, तब आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ये सिस्टम अपने आप सॉल्व करता है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे होगी ही नहीं। बहुत बार IIT JEE एडवांस मेंस और नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसी होगी ही नहीं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी होगी ही नहीं। कैसी, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पास पहुंचेगी वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये तो ठीक है, ये फाइनली ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे मुड़ जाएगी कि सरफेस पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। देखिए ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, अब सोचिए अगर परपेंडिकुलर हो गई तो जितने भी चार्जेस हैं, है ना, अब चार्जेस पर क्या कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये क्या चार्जेस को मूवमेंट कराएगा, नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई। अंदर की ओर तो धक्का दे नहीं सकता, अंदर तो हमारा मेटल है, अंदर से वो खुद ही पहले से रिपल्सन होकर आए हैं बाहर। बस समझ, अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है
ऐसे। ये पहले इसने क्या किया, पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लिया और प्लस चार्ज को इधर अरेंज कर दिया, है ना। तो अंदर पहले से हमारा वैकेंट स्पेस हुआ और अब इन चार्जेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करेगी क्योंकि ये हमारी परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो ये सोचिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जो है कैसी हो जाती है, परपेंडिकुलर सरफेस के। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली करके देखी गई, ऐसा ही होता है हमेशा ना। आगे आप जब रिसर्च में जाएंगे तो आप ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे। तो आपको समझना है कि आप सोचिए परपेंडिकुलर है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन समझिए कैसे उसने क्वेश्चंस बनाए, कैसे क्वेश्चंस बनाए। आपको दे दिया गया एक सरफेस, कह दिया गया एक क्वेश्चन दे दिया गया, दो सेम तरीके से के गोले दे दिए गए, कह दिया गया एक मेटल का है एक इंसुलेटर है, आपको पहचानना है। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे दी गई, दोनों पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे दी गई। कह दिया गया एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। पहचानिए कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है क्योंकि कंडक्टर्स आप मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना यहाँ पर। क्यों, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी क्या होती है, कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। पर इंसुलेटर्स में क्या, इंसुलेटर्स में तो अंदर चार्ज ही नहीं होते, फ्री चार्ज ही नहीं होते, कुछ भी मूव ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और ऐसे ही मूव कर जाएगी, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब सोचिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर है तो एक फार्मूला आपको पता है ना, पोटेंशियल चेंज डेल्टा वी बराबर होता है ई डॉट डी एल, या फिर ऐसे लिख लीजिए ई डॉट डी एल, है ना। अब सोचिए ई परपेंडिकुलर डॉट डी एल, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करें तो हर जगह पर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्या ई और डी एल के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये आएगा हमारा ई डी एल कॉस 90, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो गया हमारा 0, कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस हमारा नहीं आएगा। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए हमारा ये पूरा सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए हमारा ऐसा सरफेस जो है वो क्या कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आप कंक्लूजन निकाल पा रहे होंगे। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, आप ये कंक्लूजन निकाल पा रहे होंगे कि कोई भी अगर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों, मैंने एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ें। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मैंने आपको मैथमेटिकली भी करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि अगर आप लोग कोई चीज़ नोट करना छूट गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ठीक है, हमें ये समझने के लिए कि अगर हम लोगों का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और ये अगर हम लोगों ने एक मेटल का दीवार खड़ी कर दी, बीच में मेटल की मोटी दीवार खड़ी कर दी, और एक ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरा केस, और इसके बीच में अगर हम लोगों ने एक रबर की दीवार खड़ी कर दी या फिर लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये अभी मत देखिए ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसका जवाब है, आप सोचिए कि आपके घर में, आप घर के कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं, पर क्या आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होते हैं, क्या आप बात कर पा रहे होते हैं, कर पा रहे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाहर से आपका नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके घर के अंदर आ पा रही, मतलब कितनी सारी दीवारें हैं, कितने दरवाजे हैं आपके घर में, सबको ब्रेक करके वो अंदर आ रही है। इससे हम लोग रियल लाइफ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर जाती है, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्रॉस कर जाती है, और इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही होगी जैसी इस पार थी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, हम लोग बीच में एक दरवाज़ा खड़ा कर दें, लकड़ी का एक दीवार खड़ी कर दें, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दीवार से इस तरफ से उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब बात समझते हैं इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होगा। देखिए
इसमें हम लोगों का होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैंने आपको बताया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इंसिडेंस होगी क्या होगा, इसके जितने भी चार्जेस हैं निगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस दीवार पर, पॉजिटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, अब निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव की वजह से भी इधर, है ना, निगेटिव की ओर पॉजिटिव से दूर की ओर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, इसके बीच में जीरो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको यही रीज़न है कि मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा जीरो। अब यही आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बरसात में लाइट, जो काफ़ी लाइटिंग बोल्ट होता है, काफ़ी लाइट चमकती है ना, कई बार गिर जाती है धरती पर लाइट, मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली ये होता क्यों है। अब समझिए, अब अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, लाइट आपकी कार पर गिर गई तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर ही नहीं कर पाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सेफ बच जाएंगे अगर आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। अगर आप टच नहीं कर रहे हैं आसपास की दीवारें, आप अंदर बैठे हुए, तो आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नॉन कंडक्टिंग में क्या था, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंटर कर गई थी। ठीक, अब समझिए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और निगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये निगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों मिलकर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे, इस पॉइंट पर पी जीरो कर देंगे, मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये दोनों मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। पर बाहर देखिए क्या होगा, बाहर अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहाँ से एंट्री मारी अंदर, तो इन दोनों ने मिलकर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, पर बाहर का क्या होगा, बाहर सोचिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी मैं नहीं देख रहे ना, ये निगेटिव क्या किया इधर की ओर, पॉजिटिव क्या किया इधर की ओर, तो बाहर भी इन अंदर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई अंदर से एंट्री करके इधर गई, अब क्या इसको कंपनसेट करने के लिए कोई चीज़ है क्या, यहाँ से जो एंट्री करके ये बाहर गई अंदर, तो इसके बराबर अपोजिट आके इन्होंने कंपनसेट कर दिया, बराबर कर दिया, तो अंदर नेट जीरो हो गया। बाहर इसको कौन रोकेगा, बाहर तो जो ये दोनों खुद ही अपोजिट हो गए, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मिल करके इसका अपोज कर रहे थे, ये बाहर खुद ही अब एक दूसरे को ही अपोज कर दिए, तो बाहर ये खुद ही अपने आप को जीरो कर लेंगे, इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, और ये जो फाइनली बाहर से आ रही ये ऐसे निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल का अगर भी हम लोग कोई मटेरियल बीच में रख दें तो वो भी बाहर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक नहीं पाएगी ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देगा। बात समझ में आई। तो दोनों केसेस में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी जीरो नहीं होगी दोनों केसेस ना, लेकिन अंदर मेटल के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई, है ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है, समझिए इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। पहला न्यूमेरिकल समझिए, ये हमारा एक क्या है, एक स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है, चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको क्या डाउट रहता है। हमने एक चार्ज लिया Q, है ना, बहुत सारा चार्ज लिया Q, एक चार्ज नहीं है बहुत सारा चार्ज है ना, टोटल चार्ज कितना है Q, इस पर हम लोगों ने रख दिया, तो कह रहे हैं इसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये A, एक सरफेस ये A, है ना, तो इन पर दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर इधर, क्योंकि मैंने बताया मेटल है तो कंडक्टिंग है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे दूर जाना चाहेंगे तो कुछ इस पर आ जाएगा, कुछ इस पर आ जाएगा। ठीक, अब सोचिए ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना, ये सरफेसेस इसके कंपेयर में बहुत कम है, ये सरफेस इनके सरफेस कंपेयर में बहुत कम है, तो इन पर चार्ज बहुत कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज को अगर हम लोग इस पर रख दें तो इधर कितना चार्ज आएगा और इधर कितना चार्ज आएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करें, हमने मान लिया कि इधर आ गया चार्ज x, तो इधर कितना बचा, टोटल q था, x इधर आ गया तो इधर बचा q माइनस x। हम लोग जानते हैं कि इसके सेंटर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P है, हमेशा क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये मेटल का है। तो क्या होगा, आपने पढ़ा है कि हाँ, अब यहाँ पर समझिए एक चीज़, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आपको प्लेन शीट की बात कही जाए, कहा जाए एक चार्ज प्लेन शीट है, चार्ज प्लेन शीट का मतलब होता है एक इतनी पतली चीज़, कोई कागज़ की जैसी चीज़, है ना, ये इस पर हम लोग अगर चार्ज चिपका दें तो ये कैसी हो जाएगी, चार्ज प्लेन शीट। ठीक, और एक चीज़ और आपकी यूज़ होगी, चार्ज कहेंगे चार्ज प्लेट। प्लेट का मतलब शीट नहीं होता, प्लेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़। ठीक, अगर ये प्लेट है तो सोचिए इस पर दो सरफेसेस हो गए, दो सरफेसेस क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं,
आप मेटल तो इनके बीच में कुछ भी मटेरियल तो कनेक्टेड है, पर अगर बीच में चार्जेस हैं तो मैंने बताया क्या, चार्जेस बाहर की ओर भाग जाएंगे, तो बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो दो सरफेसेस सेपरेट हो गए, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, है ना। तो ये मोटी चीज़ ये जो है हमारी, ये क्या कहलाएगी, प्लेट, एक हमारी प्लेट। और जो बहुत पतला कागज़ है वो क्या कहलाएगा, हमारा सीट, चार्ज सीट, है ना। अब समझिए, चार्ज सीट की वजह से, अगर हमारी ये कोई चार्ज सीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है, अगर इस पर इलेक्ट्रिक हमारा चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर हमारी कोई चार्ज क्या है, प्लेट, चार्ज प्लेट को हमेशा हम लोग ऐसे शो करते हैं, मोटा चार्ज प्लेट होता है ना, इस पर भी अगर कह दिया जाए सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट बाहर, वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके 2 टाइम्स, इसके 2 गुना। बात समझ में आ गई। इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार समझ लीजिए प्लेट और सीट में डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्लेट, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसकी वजह से हमारे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इधर की ओर कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से आएगी वो सिग्मा 1, हमने मान लिया इस पर चार्ज सिग्मा 1 हो गया, इस पर सिग्मा 2, और इधर हो गया हमारा बराबर सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 अच्छा कितना है, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज अपान टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना है, x अपान एरिया, दोनों का एरिया समान है ना, अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 2 कितना है, q माइनस एक्स अपान a 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, क्या दोनों तरफ से 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा, x इक्वल टू q माइनस एक्स, 2x बराबर q, x बराबर क्या है, q बाई 2। बात समझ गई, x बराबर क्या है, q बाई 2, मतलब कि जो टोटल चार्ज हम लोगों ने डाला था इधर कितना आ गया, उसका आधा। अब x को q बाई 2 है, तो इससे घटाओगे इधर भी क्या आ जाएगा, q बाई 2, मतलब कि अगर एरिया वगैरह सब कुछ सेम एकदम सिमेट्रिक है, तो ऑटोमेटिक अगर उस पर चार्ज डालेंगे तो वो आधा आधा क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। बात समझ में आई, आधा आधा इन लोगों ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। समझिए, एक चार्ज है हमारा Q, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले क्वेश्चन में जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगी, q बाई 2 इधर आ गया, q बाई 2 इधर आ गया, है ना। फाइनली हम लोगों ने पहले मान के चला था कि अंदर 0 होनी चाहिए, अब देखिए q बाई 2 इधर, q बाई 2 इधर, अब इनकी वजह से फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा अभी 0 ही आएगा ना, और 0 होना भी चाहिए। ये क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारा कहता है कि हमारा एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक। इस पर चार्ज q, इस पर माइनस q, इस पर 4q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये q, ये 4q, ये माइनस q। कह रहे हैं कि हर एक सरफेस पर आपको चार्ज बताना है, कितना चार्ज होगा। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, ये चौथा सरफेस, ये पांचवा सरफेस, ये छठवां सरफेस, ठीक। कह रहे हैं इन पर आपको चार्ज बताना है कितना, और दूसरा ये पॉइंट P है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और ये पॉइंट Q है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, हर एक सरफेस पर आपको चार्ज निकालना है कितना। अब बात पहले समझिए, अब ऐसा नहीं कर सकते आप, कहेंगे 4q, 2q इधर, 2q इधर, माइनस q इधर, माइनस q बाई 2 इधर, माइनस q बाई 2 इधर, q बाई 2 इधर, q बाई 2 इधर, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है, आपको गॉस थ्योरम को पीछे अगर आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, आपको उसका एक रिजल्ट पता है कि 2 अपोजिट फेसेस हैं अगर, है ना, वो कनेक्टेड ना हो, मतलब अपोजिट फेसेस अगर हैं, तो उन पर चार्ज कैसा होता है, हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट मैग्नीट्यूड का होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर इधर चार्ज हमारा Q है ना, इधर हमारा 3Q है, तो इधर अगर हमारा आ गया टोटल चार्ज Q है, अगर इधर हमारा आ गया टोटल 2Q चार्ज, तो इधर चार्ज कितना होना पड़ेगा, माइनस Q। 2Q और टोटल चार्ज कितना है Q, देखो दोनों को जोड़ो, Q आ गया, अब इधर माइनस Q, तो इधर कितना होना पड़ेगा, प्लस Q। अब टोटल चार्ज इस पर 3Q है, तो इधर कितना होना पड़ेगा,
2Q, बस समझ 2Q 3Q। अपोजिट फेसेस पर जो है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और चार्जेस का साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आपको खुद ही अटेम्प्ट करनी है, आप मुझे अटेम्प्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि P पॉइंट और Q पॉइंट पर चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और हर एक सरफेस पर चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा और मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें मैं एक अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हम लोग एक स्फीयर लेंगे, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी कट करेंगे। ये स्फेरिकल कैविटी कट करेंगे ना, ये सारा चार्ज्ड है, ये ठीक, ये सारा हम लोगों ने मान लिया चार्ज्ड है। ठीक, या फिर हम लोग कह लेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे, पहले नॉन कंडक्टिंग फिर कंडक्टिंग ले लेंगे और बीच में चार्ज क्यों रख देंगे। ठीक, ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद सरफेस पर हम लोग चार्ज रख देंगे। तो इन दोनों एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ये प्रॉब्लम भी मैं आपको टोटल पूरी सॉल्व करके बताऊँगा, आपको एक एक स्टेप बताऊँगा कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक, अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊँगा 1 by 1 लेक्चर, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग हैं वो कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तो और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नीचे इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक डाल रखा है, मुझे वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।